हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग? ठीक, आज चलते हैं हम अपने लेक्चर नंबर 11 की तरफ, जिसमें मैं आपको वेरिएशन बताने वाला हूँ। वेरिएशन किस चीज़ का? तो वेरिएशन होगा कंडक्टेंस में, कंडक्टिविटी में और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, मोलर कंडक्टिविटी में विद डाइल्यूशन। विद डाइल्यूशन का मतलब यह है कि जैसे आपने कोई एसिड लिया या आपने कोई बेस लिया या आपने कोई सॉल्ट लिया, अब तुम उसको वाटर में डिसॉल्व करो तो वाटर की अमाउंट बढ़ाते जाओ, इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट को नहीं बढ़ाना है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो अपने आयनों में टूट करके करंट फ्लो करते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब इसमें तुम पानी की अमाउंट बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, यानी वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो ये डाइल्यूशन हो गया। दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट तो उतना ही रहेगा जितना था, 1 मोल डाला तो 1 मोल ही रहेगा, लेकिन उसमें पानी की अमाउंट घटाते जाओ, घटाते जाओ, घटाते जाओ। तो दोनों का मतलब एक ही होगा कि डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम का बढ़ाना और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब वॉल्यूम का घटाना। आयन नहीं घटेंगे किसी में भी, ना आयन बढ़ेंगे, ये बात समझ के रखना, ठीक है। आयन कांस्टेंट है यहां पर। तो इस बात का मतलब समझना कि डाइल्यूशन का मतलब पानी की अमाउंट बढ़ाना यानी वॉल्यूम बढ़ाना, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब वॉल्यूम को कम कर देना। तो हम डाइल्यूशन लेकर के चलेंगे हर बार। अब इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है। तो इनके लिए आपको कुछ प्रीवियस वीडियो देखनी होंगी। अगर आप इस वीडियो से पिछली वीडियो को देखते हो तो मैंने वहां पर न्यूमेरिकल कराए हैं इन पर बेस्ड, और उससे पिछली वाली देखते हो तो मैंने आपको मेजरमेंट्स कराया है और उनके बारे में बताया है। मेजरमेंट मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज दोनों से कराया है। तो वीडियो आप पीछे देखोगे, अच्छे तरीके से सर्च कर लेना, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस बाई धर्मवीर सर या ब्रिलियन एकेडमी में जाकर के देख लेना, ठीक है ना। तो वो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी और पढ़ करके तब इस टॉपिक को, वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से रिलेट हो पाओगे। तो मैं टॉपिक लिखता हूं अपना ज़रा, और टॉपिक है हमारा वेरिएशन, यानी टॉपिक में टॉपिक बोल गया, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस कॉमा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ही होती है, कॉमा मोलर कंडक्टिविटी, कॉमा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये इक्विवेलेंट इनके बारे में, तो इनके बारे में कहां से मिलेगी नॉलेज आपको? प्रीवियस वीडियो को देखने पर सब कुछ बताया मैंने, इसकी यूनिट तक भी निकलवाई है, ठीक है, रटवाई नहीं है, निकलवाई है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस, अब कंडक्टेंस तो आपको पता है कि कंडक्टेंस क्या होता है, कि कंडक्टेंस का मतलब है कि सॉल्यूशन में जो आयंस होते हैं वो करंट फ्लो करें, वो कंडक्टेंस हुआ। इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे, मेटल की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगर किसी सॉल्यूशन में आयन ज्यादा है तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा, आयन कम है, आयन मतलब करंट कैरिंग पार्टिकल्स, करंट को कौन लेकर के जा रहा है? आयन लेकर के जा रहे हैं सॉल्यूशन में। अगर वो आयन ज्यादा हो गई तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, अगर वो आयन कम हो गए तो करंट कम फ्लो होगा। तो इसका मतलब कंडक्टेंस डाइल्यूशन पे बढ़ेगा या घटेगा? देखते हैं। तो बढ़ेगा भाई, क्योंकि आयन बढ़ रहे हैं। आयन कैसे बढ़ रहे हैं तो देखना पड़ेगा, पहले मैं लिखवा दूं फिर मैं तुम्हें समझा रहा हूं। तो द कंडक्टेंस ऑफ अ solution is due to the presence of, is due to the is due to the presence of ions, presence of ion in the solution, in the solution, ठीक है। in the solution, the greater the number of ions, the greater the number of ions, तो ज्यादा कंडक्टेंस हो जाएगा। the greater is the conductance, the greater is the conductance, ठीक है। as on dilution, more ions are produced
more ions are produced in the solution. So the conductance should also increase. ये increase का सिंबल होगा, should also increase on dilution. तो ये लिखो जल्दी से, फिर मैं समझाता हूं जरा। लिखो, लिख लिया? मैं मिटा दूं इसको? मिटा रहा हूं बच्चों। अब ये जो मैंने लिखा है मैं इसके बारे में जरा बता देता हूं कि ये क्या है, पर ये लिखने की जरूरत आपको है नहीं क्योंकि ऐसे कभी कुछ आएगा नहीं। ठीक है, वेरिएशन पूछेगा, बस आपको इंक्रीज और डिक्रीज बताना है। तो बात चली है कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस के लिए इलेक्ट्रोलाइट हो गए 2, वीक और एक हो गया स्ट्रॉन्ग। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? द सब्सटेंसेज विच पार्शियली डिसोसिएट इन इट्स आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन एंड flow of current in small extent. The substances which completely dissociate in its ions in aqueous solution and flow of current in large extent. तो ये लार्ज एक्सटेंट यानी लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो करते हैं। ये कम में, ये घुलने के बाद कम आयन देते हैं, ये ज्यादा आयन देते हैं। लेकिन इसमें बोला गया है कंडक्टेंस में कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों में कंडक्टेंस बढ़ेगा अगर हम डाइल्यूशन की तरफ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सॉल्यूशन में वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, सॉल्यूशन में वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप डाइल्यूट कर रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। अगर डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हो तो कंडक्टेंस भी बढ़ रहा है, कंडक्टेंस भी बढ़ रहा है। सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो डाइल्यूशन बढ़ रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस बढ़ रहा है। क्यों? नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं क्या? हाँ जी, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं? लेकिन इसमें इसका भी कंडक्टेंस बढ़ रहा है, इसका भी कंडक्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन दोनों में रीजन अलग अलग है। तो रीजन को समझना है अच्छे तरीके से। अब मैं पहले वीक की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? वीक की बात करता हूं। यानी वीक जो होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसे वीक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने आयनों में डिसोसिएट नहीं हो पाता। यानी इसका अल्फा बहुत कम होता है, नियरली अबाउट 4 से 5%। अल्फा तो जानते हो ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसका अल्फा बहुत कम होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब ये अपने आयनों में डिसोसिएट नहीं हो पाता है, अगर हो पाता है तो बहुत कम हो पाता है, इसीलिए हम इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। ठीक है, अब 4 से 5% ये डिसोसिएट हो रहा था वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब क्या करते हो आप? एग्जाम्पल अभी लिखता हूं। चलो, मैंने मान लो जैसे ले लिया CH3COOH, मान लो जैसे मैंने ले लिया HCl ले लो, H2SO4 ले लो। ए मैं गलत बोल गया, ये तो स्ट्रॉन्ग बोल गया, HCl H2SO4। मैं लिख रहा हूं यहां पर CH3COH हो गया एक, और दूसरा भी याद आ जाओ भाई, बेस ले लिया NH4OH, HCOOH ले लो, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये ले लिए मैंने। तो ये एग्जाम्पल हो गए वीक के। अब क्या हुआ कि जैसे ही तुमने इसमें डाइल्यूशन किया, मतलब पानी को ऐड किया, H2O को मिलाया, H2O को मिलाया, तो जब तुमने H2O को मिलाया तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से जो ये कम डिसोसिएट हो रहा था, अब ये ज्यादा डिसोसिएट होगा। जो कम डिसोसिएट हो रहा था ये ज्यादा डिसोसिएट होगा, क्योंकि ज्यादा अमाउंट वाटर की होने से ये अपने आयनों को ज्यादा ब्रेक कर रहा है। तो ज्यादा आयन टूट रहे हैं, ज्यादा आयन टूट रहे हैं तो आयंस ज्यादा होने की वजह से करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है, क्योंकि कंडक्टेंस का मतलब है कि नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स का बढ़ जाना। जो करंट को ले जाने वाले पार्टिकल हैं वो बढ़ जाएंगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये तो बात हुई तुम्हारी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अब मैं स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग को इसलिए स्ट्रॉन्ग बोलते हैं क्योंकि ये 100% डिसोसिएट हो जाता है, यानी इसका अल्फा है ये 100%। अल्फा जान गए क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। स्ट्रॉन्ग
पता ही लग गया होगा, मैं यहां बोल चुका, वीक में बोल गया स्ट्रॉन्ग को। HCl ले लो, NaCl ले लो, KCl ले लो, MgCl2 ले लो, H2SO4 ले लो, बहुत सारे होते हैं ये तो। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये पहले से ही 100% घुला हुआ है। तुमने 1 लीटर वाटर में 1 मोल NaCl डिसॉल्व किया, 1 लीटर पानी में 1 मोल NaCl डिसॉल्व किया। अब इस 1 मोल NaCl से 1 मोल Na+ मिल गए और 1 मोल Cl- मिल गए। तो 1 मोल 1 मोल Na+ और 1 मोल Cl-, इसको डिसॉल्व करने से, पानी में घोलने पर 100% डिसोसिएट हो चुका है, इससे ज्यादा डिसोसिएट नहीं होगा। अब तुमने इसमें पानी 1 लीटर और मिला दिया, +1 लीटर, 1 लीटर और मिला दिया। अब तुमने और पानी मिला दिया, अब तुमने और पानी मिला दिया, अब तुमने और पानी मिलाया, डाइल्यूट कर दिया बहुत ज्यादा। जब तुमने डाइल्यूट कर दिया है तो आयन तो इतने ही रहेंगे, क्योंकि ये पहले से ही 100% डिसोसिएट था। तो इसमें कंडक्टेंस कैसे बढ़ा? क्योंकि इसमें करंट कैरिंग पार्टिकल उतने ही हैं। तो इसमें करंट कैसे बढ़ा? करंट के फ्लो होने की स्पीड कैसे तेज हुई? तो करंट के फ्लो होने की स्पीड ऐसे तेज हुई कि जब तुमने इसमें 1 लीटर पानी में 1 मोल को डिसॉल्व किया था, तो Na और Cl- यहां था, इतनी डिस्टेंस थी इनके बीच में, मान करके चल लो, इतनी डिस्टेंस थी इनके बीच में। अब तुमने जैसे ही 1 लीटर और वाटर मिलाया, 1 लीटर और वाटर मिलाया, 1 लीटर और वाटर मिलाया, तो वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो Na और Cl दूर दूर हो गए, यानी ये Na+ हो गया, ये Cl- हो गया, इतने दूर दूर हो गए। तो यहां पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा लग रहा था, क्योंकि ये पास पास में थे, क्योंकि वॉल्यूम कम था, क्योंकि पानी की अमाउंट कम थी, क्योंकि ये डाइल्यूट कम था। ठीक है, अब तुमने इसमें बहुत सारा पानी मिला दिया, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, वॉल्यूम बढ़ा तो Na और Cl दूर दूर हो गए, तो इनकी मोबिलिटी बढ़ गई, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से मूव करेंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से मूव करेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो कंडक्टेंस बढ़ेगा ऑन डाइल्यूशन, वीक का भी और स्ट्रॉन्ग का भी। वीक में क्या होता है? वीक में डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% से क्या ज्यादा होगा भाई? 100% तो है ही, ये पहले से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, बस इसमें आयनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, आयन दूर दूर हो जाते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से मोबिलिटी बढ़ जाती है और कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ये हुआ कंडक्टेंस। तो बात आ गई समझ में अच्छे तरीके से। यानी सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में चाहे वो वीक है चाहे वो स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। क्लियर सी बात है। स्ट्रॉन्ग के लिए आंसर सेम है, स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए, लेकिन रीजन अलग अलग है। वीक में क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है और इसमें आयन दूर दूर हो जाते हैं। तो इसमें खास फर्क नहीं पड़ता है कंडक्टेंस पर, क्योंकि ये पहले भी अच्छा खासा था। पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, 100% डिसोसिएट हुआ था, जितना हो सकता था उतना घुल चुका था, और जितना हो सकता था उतना घुल चुका था। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम करंट तब भी फ्लो कर रहा था। पानी में मिला दिया, थोड़ा बहुत और फ्लो कर गया, थोड़ा बहुत और फ्लो कर गया, मतलब ओके बस, ठीक है ना, थोड़ा बहुत और फ्लो कर गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। 4 से 5% डिसोसिएट हो रहा था तो इसकी डिग्री बढ़ जाएगी। यहां डिग्री उतनी थी, यहां डिग्री उतनी, यहां डिग्री बढ़ जाएगी। डिग्री बढ़ने से 6 हो जाओ, 7 हो जाओ, 8 हो जाओ, 9 हो जाओ, 10 हो जाओ, 100 नहीं होगा, फिर तो स्ट्रॉन्ग ही बन जाएगा ये भी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा, मतलब आयंस बढ़ जाएंगे, तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। इस वाले में, स्ट्रॉन्ग वाले में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम खास से मतलब नहीं रख रहे, हमें तो कम या ज्यादा बताना है कि कंडक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, तो दोनों में ही कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो क्लियर सी बात समझ में आ गई होगी जो मैंने लिखा था। तो जल्दी से नोट डाउन करो। कर लिया? मिटा दें? तो कंडक्टेंस तुम समझ चुके हो अच्छे तरीके से। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? कंडक्टेंस हो गया, अब चलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी जिसका सिंबल के होता है, जिसे KAPPA बोलते हैं, कप्पा, KAPPA कप्पा।
अब कंडक्टिविटी की मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, तो आपको कंडक्टिविटी देखनी पड़ेगी, डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, तभी क्लियर कर पाओगे। मैं यहां लिख देता हूं छोटी सी डेफिनेशन। कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस present in 1 ml of the solution. Ions present in 1 ml of the solution. In 1 ml of the electrolytic solution. एक बार डेफिनेशन को जरा पढ़ो कि क्या समझ में आ रही है डेफिनेशन। डेफिनेशन ये कहती है कि जो कंडक्टिविटी है, इसका मतलब है कि 1 ml में 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जितने आयन प्रेजेंट होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। 1 ml सॉल्यूशन में करंट को ले जाने वाले पार्टिकल जितने होंगे वो कंडक्टिविटी है। आयन कम है तो कंडक्टिविटी कम है, आयन ज्यादा है तो कंडक्टिविटी ज्यादा है। क्लियर बात आ रही है समझ में? 1 ml सॉल्यूशन में जितने भी आयन प्रेजेंट हैं, 1 ml सॉल्यूशन में जितने भी आयन प्रेजेंट हैं, जितने भी हैं वो वही कंडक्टिविटी है। अगर वो ज्यादा है तो करंट ज्यादा फ्लो होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा है, अगर वो कम है तो करंट कम होगा, कंडक्टिविटी कम है। बात आई समझ में? अब चलिए डाइल्यूशन की बात चल रही है। मेरे पास में ये एक कंटेनर हो गया और इस कंटेनर में मैंने पानी भर लिया, ये रहा, ठीक है। और मान लो ये पानी 1 ml है, वैसे बहुत सारा हो गया लेकिन तुम मान लो 1 ml है। अब इस 1 ml में मैंने NaCl को डिसॉल्व किया क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इस NaCl से मान लो कि तुम्हारे पास में 5 तो आ गए Na+ और 5 आ गए Cl-। मान लो कि 1 ml में 5 आ गए Na+ और 5 आ गए Cl-। अब मैंने इसको डाइल्यूट किया, मैंने इसको क्या किया, डाइल्यूट का मतलब क्या है, मैंने इसमें मिलाया पानी, एडिशन ऑफ वाटर, पानी मिलाया, ठीक है। तो आयन कितने रहने वाले हैं, आयन तो उतने ही रहने वाले हैं जितने पहले थे, क्योंकि पानी तो मिलाया है, नमक तो नहीं मिलाया। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कितने में देखना है, 1 ml में, और मैंने इस 1 ml को बना लिया 1000 ml। इस 1 ml को मैंने कितना बना लिया, 1000 ml विद डाइल्यूशन। तो मैं इसमें से एक कंटेनर लेता हूं और 1 ml सॉल्यूशन निकालता हूं, ये रहा, ये 1 ml हो गया, 1 ml सॉल्यूशन हो गया। अब 1 ml में, यानी फिर से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे पास में 1 ml इतना, मेरे पास में 1 ml पानी था, ये रहा इतना, ये पानी है। मैंने इसमें मिलाया NaCl, ये रहा NaCl। इस NaCl को मिलाने से मेरे पास में आए 5 Na+ 5 Cl-। क्लियर है? अब मैंने अकॉर्डिंग टू टॉपिक मैंने इसको कर दिया डाइल्यूट, क्योंकि डाइल्यूशन की बात चल रही है, डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट के लिए मैंने पानी मिलाया, नमक तो नहीं मिलाया, पानी मिलाया। जब मैंने पानी मिलाया, इसको बना लिया 1000 ml। तो भाई आयन तो अब भी उतने ही रहने वाले हैं, 5 Na+ और 5 Cl-, 5 Na+ और 5 Cl-। लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मुझे कितने में देखना है, 1 ml में। तो इस 1000 ml में से मैंने 1 ml इसमें ले लिया 1 ml। तो जब मैं 1 ml लूंगा इस डाइल्यूट सॉल्यूशन को, क्योंकि डाइल्यूशन की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, डाइल्यूशन की बात चल रही है। तो जब मैं इस डाइल्यूट सॉल्यूशन को 1 ml लूंगा तो क्या सारे आयन इसमें आ जाएंगे, इसमें से सारे आयन आ जाएंगे। कितना था ये, 1000 ml। 1000 में कितने आयन, जितने पहले थे। अब मैंने इसमें से भरा कितना, 1 ml अलग निकाला। तो क्या इस 1 ml में सारे आयन आ जाएंगे, 5 Na+ और 5 Cl-? सारे आ जाएंगे क्या? नहीं, हो सकता है 1 Na+ 1 Cl- आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए। तो ऐसा नहीं हो सकता सारे आ जाएं, और ऐसा भी नहीं होगा कि कुछ ना आए। तो कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए या घट गए, इस 1 ml में नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए या घट गए, तो घट गए। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी भी घट जाएगी, कंडक्टिविटी भी घट जाएगी। तो बात कुछ आई समझ में? इसका मतलब यह हुआ कि जब आप
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूशन करोगे, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं डाइल्यूशन, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स विल डिक्रीज। ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ करंट कैरिंग पार्टिकल्स डिक्रीज एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी K is the kappa, conductivity will also decrease, will also decrease। क्या ये बात समझ में आई? एक बार दोबारा बता देता हूं, जल्दी जल्दी ध्यान से समझना। ठीक है, देखो मेरे पास में था 1 ml पानी, उस 1 ml पानी में मैंने NaCl घोल दिया, मुझे मिल गए 5Na + 5Cl-। अब मैं क्या काम करता हूं, इसको डाइल्यूट कर देता हूं, क्योंकि मैं डाइल्यूशन के साथ चल रहा हूं। जब मैंने इसको डाइल्यूट किया तो मैंने इसमें पानी मिला दिया, पानी मिलाया है, नमक नहीं मिलाया। जब मैंने पानी मिलाया है तो सॉल्यूशन को बना लिया मैंने 1000 ml। इस 1000 ml में भी Na और Cl उतने ही हैं जितने पहले थे, जितने 1 ml में थे, क्योंकि आपने सॉल्ट नहीं मिलाया है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिलाया, बस डाइल्यूट किया है। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपने इसमें से 1 ml यहां निकाल लिया। जब 1 ml यहां निकाल लिया तो इसका मतलब यह हो गया कि इस 1 ml में सारे आयन नहीं आए होंगे। जब सारे आयन नहीं आए तो इसका मतलब करंट कैरिंग पार्टिकल घट गए, और करंट कैरिंग पार्टिकल घट गए तो कंडक्टिविटी भी घट गई। तो ये टर्म कौन सी थी? सेकंड थी। पहली टर्म थी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बढ़ता है और कंडक्टिविटी घटती है। कंडक्टेंस इसलिए बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो जाते हैं, वीक में डिग्री बढ़ जाती है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बीच का फोर्स घट जाता है, यानी कैटायन और एनायन के बीच का फोर्स। फिर आए हम कंडक्टिविटी पर, तो कंडक्टिविटी में यानी कंडक्टिविटी घट जाएगी डाइल्यूशन के साथ। क्यों घट जाएगी? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं पर सीसी। पर सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में, यानी 1 ml में। तो क्लियर हो गई बात, लिख लीजिए। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, अगली टर्म की तरफ लिखो, जल्दी से मिटा दें। तो वेरिएशन में अभी कंडक्टेंस हुआ, कंडक्टिविटी हुई। अब चलते हैं हम अपने कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एक ही बात है। अब चलते हैं मोलर कंडक्टिविटी की तरफ। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी में अगर मैं यहां इक्विवेलेंट लिख दूं तो भी ठीक रहेगा, एक साथ हो जाएंगी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल होता है लैम्डा m, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सिंबल होता है लैम्डा e, लिख देते हैं कुछ लोग, और कुछ EQ लिख देते हैं। तो जो तुम्हें सही लगे तुम वो लिख लेना, मैं EQ लिखता हूं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि लैम्डा m = K × 1000 अपॉन में मोलैरिटी, ये है इसका फॉर्मूला बताया है। लैम्डा EQ = K × 1000 अपॉन में नॉर्मेलिटी। ये फॉर्मूला मैंने मोलर कंडक्टिविटी के लिए बताया है, और ये फॉर्मूला मैंने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए बताया। इन पर बेस्ड मैंने न्यूमेरिकल भी कराए हैं। ठीक है, अब चलते हैं। इसका मतलब जो लैम्डा m है, डाइल्यूशन की बात चल रही है, डाइल्यूशन की बात चल रही है। डाइल्यूशन का मतलब पानी के अमाउंट को बढ़ाते जाना है, मतलब वॉल्यूम को बढ़ाते जाना। अब लैम्डा m 2 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, यानी मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। देखो दूसरा फैक्टर, मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, यानी कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N मतलब नॉर्मेलिटी। बात आई समझ में? 2 फैक्टर पर है, तो दोनों फैक्टर से आपको देखना पड़ेगा। अगर लैम्डा m की बात मैं K के अकॉर्डिंग करता हूं
तो अभी अभी मैंने आपको दो टर्म बताई है। नंबर एक बताया कंडक्टेंस, कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ बढ़ता है और कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ घटती है। बड़ा अच्छा रीजन देकर के मैंने समझाया, मतलब अच्छा तो तुम्हें देखना है अच्छा कैसा था। यहां आ जाइए। अब अगर K घट रहा है विद डाइल्यूशन, अगर डाइल्यूशन के साथ साथ K घट रहा है तो इसका मतलब लैम्डा m को भी घटना चाहिए, लैम्डा m को भी घटना चाहिए। अब दूसरे फैक्टर को देखना है, अब दूसरे फैक्टर को देखना है। अगर लैम्डा m घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, लेकिन हमें तो डाइल्यूशन के साथ देखना है। तो सबसे पहले मोलैरिटी आ जाइए। मोलैरिटी यहां लिखूं मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में सॉल्यूशन गलत भूल गया ना। मोलैरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम है भाई ये, अब तुम डाइल्यूट कर रहे हो, पानी मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो वॉल्यूम को, तो m बताओ बढ़ेगा या घटेगा? देख लो m के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। यानी जैसे जैसे सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करेंगे, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाएंगे, यानी अगर आप डाइल्यूशन की बात कर रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ेगा मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब मोलैरिटी घटेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब मोलैरिटी घटेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब मोलैरिटी घटेगी, और मोलैरिटी घटेगी तो ये बढ़ेगा। अगर मोलैरिटी घटी तो इसका मतलब लैम्डा m बढ़ेगा, लैम्डा m बढ़ेगा, बढ़ रहा है लैम्डा m, बात आई यहां तक समझ में? तो अगर ये घटेगी तो ये बढ़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी किसके साथ में? किसके साथ में? डाइल्यूशन के साथ में। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई इसके साथ घट रही है, इसके साथ बढ़ रही है, तो ये फैक्टर क्यों नहीं लिया, इसी पर क्यों गए हम? क्योंकि एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो मोलैरिटी पर ज़्यादा डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी पर डिपेंड नहीं करती है। तो मोलर कंडक्टिविटी, मोलैरिटी मतलब मोलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, तो इसीलिए इस फैक्टर के साथ में हम गए। लैम्डा m किसके साथ गए? मोलैरिटी के साथ। तो मोलैरिटी घट रही है तो ये बढ़ेगा। समझ में बात आई? सेम चीज यहां पर आ जाओ कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि नॉर्मेलिटी इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ऑफ द वॉल्यूम, मतलब सॉल्यूशन, और इनटू 1000, इसलिए मैं इसको लीटर में ले लिया यहां पर। ठीक है, अब ये लीटर है तो फिर वही बात, आप किसकी बात कर रहे हैं? डाइल्यूशन की बात। डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब नॉर्मेलिटी घट रही है, नॉर्मेलिटी घट रही है। अगर नॉर्मेलिटी घटेगी, अगर नॉर्मेलिटी घटेगी मतलब लैम्डा EQ बढ़ेगा, लैम्डा EQ बढ़ेगा। और लैम्डा EQ क्या होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट को 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर जितने आयन प्रोड्यूस होते हैं उससे जो करंट फ्लो होता है उसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोलते हैं। बात आई यहां तक समझ में? तो इसका मतलब यह हुआ कि मोलैरिटी एंड मोलैरिटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मोर ऑन डिपेंड्स मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी पर डिपेंड करती हैं, इस पर डिपेंड नहीं करती। फिर से अगर आप देखते हो लैम्डा EQ इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K के, और K घटता है कंडक्टिविटी के साथ, उसके साथ में डाइल्यूशन के साथ। अगर K घट रहा है तो इसको घटना चाहिए, लेकिन ये तो बढ़ रहा है क्योंकि ये नॉर्मेलिटी पर डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटली। बात आई यहां तक समझ में? वैसे मैं एक्सपेरिमेंटली नहीं, आपको लॉजिक दे करके बता रहा हूं, ध्यान से देखो, पूरा लॉजिक समझो आप कि अगर आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, पानी डाल रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी घटेगी, और मोलैरिटी घटेगी तो ये बढ़ेगा। यहीं आ जाओ, सेम चीज, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो नॉर्मेलिटी घटेगी, और नॉर्मेलिटी घटेगी तो लैम्डा EQ बढ़ेगा। बात आई यहां तक समझ में? तो लिखो जल्दी से, इसका मतलब तुम्हारे पास में, अच्छा पहले लिख लो, चलो मिटा दें।
इससे पहले 2 वीडियो मेरी बेकार हो चुकी हैं। जैसे ही वीडियो बनाता हूँ कोई ना कोई बेल बजा देता है, ठीक है। अब भी किसी ने बेल बजाई है, लेकिन अब मैं इसी वीडियो का रखूँगा, इतनी सारी वीडियो नहीं बनाऊँगा। 2 वीडियो पहले बना के बेकार कर दी बच्चों, कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है। अब भी तुम्हें बेल की आवाज़ आई होगी, लेकिन मैं अब इसको कट नहीं करने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, इसी को रखेंगे, ठीक है। बेल से कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई पर फोकस करिए। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब तक मैंने आपको बताया कंडक्टेंस, जो कि बढ़ता है। फिर मैंने आपको बताया कंडक्टिविटी जो कि घटती है। फिर मैंने आपको बताया मोलर कंडक्टिविटी जो कि बढ़ती है। फिर मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो कि बढ़ती है। यानी इन सब में अगर याद रखने वाली आपको बात है तो इन सब में केवल कंडक्टिविटी घटती है और बाकी सब बढ़ती है, ये याद रख लेना। इन सभी में कंडक्टिविटी घटती है और बाकी सब बढ़ते हैं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब बात है यहां तक समझ में। अब मैं आपसे बात करता हूं, यानी मैंने आपको जो इलेक्ट्रोलाइट बताए थे तो वो इलेक्ट्रोलाइट थे 2। एक तो हो सकता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक हो सकता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर मेजरमेंट्स की बात है तो मतलब कैसे करेंगे, तो इक्वेशन आई एक निकल करके, ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल तो कोई नहीं है 12th में 12th की वीडियो चल रही है, तो कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं। इससे आगे जो आएगा वो कोलोरोसिस लॉ होगा, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम। लैम्डा एम का मतलब तो समझ गए, बार बार नहीं बताने की जरूरत है मुझे कि मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा ई क्यू है, ये बात याद रखना। वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विद कंसंट्रेशन, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विद कंसंट्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब समझ गए ना तुम कि अल्फा कितना होने वाला है, 100% डिसोसिएट, 100% डिसोसिएट हो जाएगा। अब समझना है तुम्हें ध्यान से, तो समझने के लिए हमने बनाया एक ग्राफ, ये बना दिया ग्राफ हमने, ठीक है। अब यहां पर लिया मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा एम, और यहां लिया कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन रूट में यानी अंडर रूट में सी ले लिया, या आप ले सकते हो अंडर रूट में 1/v। 1 का तो रूट 1 ही होता है तो v पर लगा सकते हो। कैसे? क्योंकि कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में v, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में v। अब नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप 1 मान लेते हो तो कंसंट्रेशन इक्वल हो गया तुम्हारे पास में 1/v। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या है, 1/v है, और आप इसको लिख सकते हो 1/√v, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है, इतना आप जानते हो, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को ऐसे लिख सकते हो, मैं इसको मिटा दूं क्योंकि 1 मोल लेकर के चल रहे हैं हम। अब दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा यहां पर यह बना कि इस कंसंट्रेशन को रूट में ही क्यों लिया, नॉर्मल कंसंट्रेशन क्यों नहीं रख दी हमने, है नहीं, केवल सी रख देते। तो सी रख के भी देखा गया, लेकिन उसका जो ग्राफ है वो बड़ा उल्टा सीधा आ रहा था। लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन को रूट में रखा तो रूट में रखने पर इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आ गया, ऐसे। वेरिएशन ज्यादा नहीं है, ज्यादा वेरिएशन दिख रहा है लेकिन बहुत कम वेरिएशन है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात चल रही है, ये ना। तो वेरिएशन ऐसे आया इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो जरा, ये कंसंट्रेशन हो गई, ये मोलर कंडक्टिविटी हो गई। अब देखो यहां पर ये कंसंट्रेशन है, इधर की तरफ घट रही है कंसंट्रेशन, इधर की तरफ घट रही है। तो क्या ये ग्राफ यहां मिल सकता है, क्या ये ग्राफ यहां मिल सकता है?
तो नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि जैसे कंसंट्रेशन तुम इधर की तरफ घटाते जाओगे तो कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी। कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी? जीरो। और कंसंट्रेशन जीरो हो ही नहीं सकती, कंसंट्रेशन जीरो सकती किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की। तो आप इस लाइन को कैसे दिखाओगे? डॉटेड करके, यानी इमेजिनरी लाइन दिखाओगे। हो नहीं सकता ऐसा, ठीक है। अब यहां देखो आप बढ़ रहा है या नहीं, यहां पर कंसंट्रेशन इतनी है तो कंडक्टिविटी इतनी है, ये रही, यहां आएगी यहां पर। अगर कंसंट्रेशन यहां पर इतनी है तो कंडक्टिविटी यहां आएगी, कंसंट्रेशन यहां पर इतनी है तो कंडक्टिविटी यहां, और कंसंट्रेशन यहां पर इतनी है तो कंडक्टिविटी यहां। यानी कंसंट्रेशन कम करने पर, कंसंट्रेशन कम करने पर, समझ रहे हो ना मेरी बात? कंसंट्रेशन कम करने पर, और कंसंट्रेशन कम का मतलब यानी कंसंट्रेशन का घटना, तो इसका मतलब यह हुआ डाइल्यूशन का बढ़ना। समझ रहे हो या नहीं? कंसंट्रेशन का कम होना यानी डाइल्यूशन का बढ़ना। और डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन का मतलब है कि पानी मिलाते जाओ, पानी मिलाते जाओ, पानी मिलाते जाओ, इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने यहां पर पानी मिलाया और पानी मिलाया और पानी मिलाया और पानी मिलाया, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट की कुछ तो अमाउंट होगी, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 आयन, 5 आयन, 3 आयन, कुछ तो होंगे, खत्म तो नहीं हो सकते। तो आयन तो कांस्टेंट ही रहेंगे, जितने यहां उतने यहां, उतने यहां उतने यहां, बस तुम पानी मिलाते जा रहे हो, पानी मिलाते जा रहे हो मतलब डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हो मतलब कॉन्संट्रेटेड कम, जो कॉन्संट्रेशन सॉल्यूशन था उस कंसंट्रेशन को कम करते जा रहे हो। तो ये KCl के लिए ग्राफ दिया है तुम्हारी बुक में, बात आई समझ में? अब ये यहां पर टच कर रहा है, अगर ये यहां पर टच कर गया, पहली बात तो करेगा नहीं क्योंकि इमेजिनरी लाइन है, अगर ये यहां पर टच कर गया तो मैं इसको बोलूंगा लैम्डा इनफाइनाइट m, यानी जब डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है, डाइल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो हम इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट फाइनाइट डाइल्यूशन, और इसका सिंबल होता है लैम्डा नॉट m। लैम्डा नॉट m भी लिख देते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट m भी लिख देते हैं। यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है? बात है यहां तक समझ में? तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की रिएक्शन लिखता हूं y इक्वल mx प्लस सी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? y इक्वल mx प्लस सी के अकॉर्डिंग, तो y एक्सिस क्या है? ये है y एक्सिस, तो y एक्सिस क्या है? लैम्डा m है, लैम्डा m इक्वल x एक्सिस क्या है? अंडर रूट सी, कंसंट्रेशन अंडर रूट सी। अब प्लस में c क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? y इंटरसेप्ट पॉइंट, यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है, जो स्लोप है, वो कहां पर काट रहा है, तो कहां काट रहा है? यहां वही इंटरसेप्ट पॉइंट होता है, वही c होता है, तो कहां काट रहा है? लैम्डा नॉट m पर, लैम्डा नॉट m। तो आपको ये लैम्डा नॉट m भी लिखा हो सकता है और लैम्डा इनफाइनाइट m भी, तो कोई कुछ भी रख सकते हो। मैं लैम्डा नॉट m लेकर के चलता हूं। बचा m, m क्या है? स्लोप है। अब स्लोप दो तरीके का होता है, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। अगर स्लोप गया ऐसे, अगर स्लोप गया ऐसे, तो स्लोप होता है माइनस, नेगेटिव में लेते हैं। और अगर स्लोप आया, अच्छा इसको नहीं मिटाऊं, माइनस m। अगर स्लोप आया ऐसे, अगर स्लोप आया ऐसे, तो हम स्लोप किस में लेते हैं? प्लस में लेते हैं, ये m हो गया हमारा स्लोप। बात है यहां तक समझ में? तो स्लोप देखो माइनस में है, किस में है? माइनस में, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं लगा दूंगा यहां माइनस, और एक मैंने कोई कांस्टेंट मान लिया यहां पर a, कैपिटल A मान लिया। अब ये जो इक्वेशन है, मैं ये मिटा रहा हूं यहां पर, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किससे बनी? इस स्लोप से बनी। ये इक्वेशन इस स्लोप से बनी, बन गई। इसको बोलते हैं डिबे, DEBYE, डिबे, ये ई है, डिबे हकेल ऑनसेगर इक्वेशन, डिबे हकेल ऑनसेगर इक्वेशन। तो ये डिबे हकेल ऑनसेगर इक्वेशन है। कुछ लोग इसको डिबाई बोलते हैं, कुछ डिबाई बोलते हैं, मैं डिबे बोल देता हूं, डिबे हकेल ऑनसेगर इक्वेशन। अब तुम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा m इक्वल लैम्डा नॉट m माइनस a अंडर रूट सी। अब ये क्या क्या चीज है मैं यहां पर लिखने वाला हूं, तो पहले मुझे ये मिटाना पड़ेगा। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ चुका है IIT JEE 2014 में, 2014 में IIT और JEE में क्या पूछा गया है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैम्डा सी एंड लैम्डा सी इनफाइनाइट, लैम्डा सी इनफाइनाइट में रिलेशन बताओ फॉर NaCl, ठीक है ना?
फाइंड द रिलेशन बिटवीन लैम्डा सी एंड लैम्डा सी नॉट एम या इनफाइनाइट फॉर NaCl। अब NaCl क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई ये नहीं आने वाला ग्राफ वगैरह, कोई इक्वेशन, केवल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक के लिए क्यों नहीं आने वाला, अभी बताने वाला हूं मैं वीक की बात। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इस तरह का कुछ कर्व बने, कर्व कह रहा हूं मैं, इस तरह की लाइन आएंगी, इस तरह का ग्राफ बनेगा, उसमें ये इक्वेशन बन जाती है, जिस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिबे-हकेल-ऑनसेगर इक्वेशन। तो लैम्डा एम क्या है, लैम्डा सी है, लैम्डा नॉट एम क्या है, यहां पर लैम्डा नॉट सी एम क्या है, ये वाला है। तो ये इक्वेशन आपको लिख देनी है। तो ये है आपकी डिबे-हकेल-ऑनसेगर इक्वेशन। 12th में तो इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इनका रिलेशन देखो ध्यान से, बस एम की जगह क्या लगाते हैं, सी लगा दें, हो गया। ये इक्वेशन लिखनी थी, ठीक है। मतलब उसमें 4 इक्वेशन दी हुई थी, 4 में से इसको चूज करके लिखना था, खत्म। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था। तो मैं इसको अब मिटा रहा हूं और ये लिख रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। अब ये भी मिटा देता हूं, हेडिंग बहुत देर हो गई इसको लिखे लिखे। तो ये जो डिबे-हकेल-ऑनसेगर इक्वेशन है, ये किसके लिए आई है, ये आई है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक के लिए क्या करेंगे, वीक के लिए भी कुछ ना कुछ होगा। सबसे पहले कह रहा है लैम्डा एम, तो लैम्डा एम होगा मोलर कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन या एट एनी कंसंट्रेशन, एट एनी डाइल्यूशन या एट एनी कंसंट्रेशन। दूसरा है लैम्डा नॉट एम, लैम्डा नॉट एम बता चुका हूं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहां लिख सकते हो एट फाइनाइट डाइल्यूशन, यहां एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना। जीरो कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, लिखते नहीं है पर जीरो कंसंट्रेशन। अंडर रूट सी, तो वो कंसंट्रेशन ही है, क्या है वो, कंसंट्रेशन। अब ए क्या है, ए कोई कांस्टेंट है, कुछ लोग ए लिखवा देते हैं, कुछ स्मॉल ए लिखवा देते हैं, कुछ स्मॉल बी लिखवा देते हैं, कुछ कैपिटल बी, तो ये कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। तो ए क्या है हमारे पास में, इट इज अ कांस्टेंट डिपेंडिंग, it is a constant depending upon the type of the electrolyte, the nature of the solvent, viscosity, टेम्परेचर ETC। यानी जो A है वो कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट इलेक्ट्रोलाइट यानी इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा, नेचर सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करेगा, भाई कितना घुल रहा है कितना नहीं घुल रहा है, वो कितना एक्सेप्ट कर रहा है कितना घुलवा रहा है, विस्कोसिटी पर डिपेंड करेगा कितना गाढ़ा है कितना नहीं है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर के कम या ज्यादा होने से डाइल्यूशन मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी पर फर्क पड़ेगा, विस्कोसिटी से भी सॉल्युबिलिटी पर फर्क पड़ेगा। ज्यादा गाढ़ा है, पानी की बजाय कुछ और ले लो, उसमें घुलने की कोशिश करो तो कम घुलेगा, पानी डाइल्यूट है तो उसमें ज्यादा घुल जाएगा, तो इन चीजों पर डिपेंड करेगा। तो ये कर लो, जल्दी से कर लिया, मिटा दें। अब बारी आई दूसरे केस की, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने ऐसे ग्राफ बनवाया था। यहां पर मैंने लिखा था अंडर रूट में कंसंट्रेशन, यहां पर लिखा था लैम्डा एम, और कर्व कुछ ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा था, स्ट्रेट लाइन ऐसे। मान लो जब कंसंट्रेशन इतनी थी तो कंडक्टिविटी इतनी थी, जब कंसंट्रेशन इतनी है तो कंडक्टिविटी इतनी है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम ध्यान से देखो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग वाला, पहले केसीएल एग्जांपल लिया, ये स्ट्रॉन्ग वाला पहले भी 100% डिसोसिएट था, बाद में जब तुम पानी मिलाते गए तब भी 100% डिसोसिएट है। बस इनके बीच में जो केसीएल था, इनके बीच में समझ रहे हो ना, इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, तो हमने ये समझ रहे हो। तो अब यानी कंडक्टेंस बढ़ रहा था, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा मोलर कंडक्टिविटी पर,
डाइल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। समझ रहे हो मेरी बात? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कंसंट्रेशन उतनी ही है लेकिन डाइल्यूशन, इधर की तरफ जब कंसंट्रेशन कम कर रहे हो मतलब डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, जब तुम डाइल्यूशन बढ़ाते जा रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, पहले इतनी थी अब इतनी है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में फर्क पड़ता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं पड़ता। मैं आपको कंडक्टेंस में बता चुका हूं अच्छे तरीके से। फिर मैंने आपको बोला था वीक इलेक्ट्रोलाइट में, क्योंकि अभी केस हमारा वीक चलने वाला है, तो मैंने आपको बताया था वीक के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट में, वीक में मैंने बताया था फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। यहां डिसोसिएशन की तो बात ही नहीं है, डिसोसिएशन तो पहले भी 100% था, बाद में भी 100% है, लेकिन यहां ये 4 या 5% से बढ़कर 6, 7, 8 हो सकता है। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी में रैपिडली ग्रोथ हो जाता है, एकदम से ग्रोथ हो जाता है। तो अब कौन से केस की तरफ चलते हैं, यानी केस सेकंड वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन फॉर, पहले स्ट्रॉन्ग था, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 4 से 5% तक होता है, जो मैं आपको अभी बता रहा था। ये लैम्डा एम है, लैम्डा एम यानी मोलर कंडक्टिविटी, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे आया, कर्व आ गया, CH3COOH, उसमें KCl एग्जाम्पल लिया था मैंने, CH3COOH ले लिया मैंने। अब ये जो CH3COOH है, देखो यहाँ कंसंट्रेशन है इतना, तो देखो कंडक्टिविटी यहाँ है। जब तुमने कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट में चेंज किया यानी कम कर दिया तो ये यहाँ आ गया, देखो कितना ग्रोथ हुआ, यहाँ आ गया तो देखो कितना ग्रोथ हुआ, यहाँ आ गया तो देखो कितना ग्रोथ हुआ। तो रैपिडली ग्रोथ हो रहा है, एकदम से ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने का मतलब है कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कंडक्टिविटी भी बढ़ रही है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है। तो यहां पर इसके लिए तो आई थी डिबे हकेल ऑनसेगर इक्वेशन, किसके लिए? स्ट्रॉन्ग के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई थी ये। अब वीक के लिए तो केवल ये ग्राफ आया है, इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं होती है। लैम्डा एम बढ़ रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है, कंसंट्रेशन कम करने पर मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने पर। अब इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं होती है। जब इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे हम? तो फिर अब इसमें यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आता है कोलरोसिस लॉ। कुछ लोग बोलते हैं कोलार्स लॉ, कुछ बोल देते हैं कोलरोसिस, मैं कोलरोसिस बोल रहा हूं, कोलरोसिस लॉ। वैसे तो आज की वीडियो मैं यहीं पर रोकता हूं। डिबे हकेल ऑनसेगर इक्वेशन के लिए पेपर में आता है तो केवल लिखने के लिए आ सकता है, जो मैंने आपको पीछे लिखवाई थी, लैम्डा एम इक्वल लैम्डा नॉट एम, लैम्डा एम इक्वल लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। ये डिबे हकेल ऑनसेगर इक्वेशन है, ये लिखने के लिए आएगी केवल 1 नंबर में, अगर आई तो न्यूमेरिकल कोई है नहीं। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बोर्ड में भी आता है और जेई मेंस में भी आ रहा है पिछले 4-5 साल से कंटिन्यू। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आने के तो बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर मैं इस लॉ को इसी वीडियो में कराता हूं तो एक तो ये लॉ हो जाएगा, प्लस इसकी 5 एप्लीकेशंस हैं, उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल हैं। अगर इस लॉ को मैं एक ही साथ कराता हूं तो ये वीडियो बन जाएगी कम से कम 1.5 घंटे की, यानी बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसलिए आज की वीडियो को मैंने कहां पर रोका? वेरिएशन पर, ठीक है ना। वेरिएशन में मैंने आपको बताया कंडक्टेंस, मैंने आपको बताया कंडक्टिविटी, मैंने आपको बताया मोलर कंडक्टिविटी, मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये बढ़ता है, ये बढ़ता है, ये बढ़ता है, ये घटता है विद डाइल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइट की बात चल रही है तो इलेक्ट्रोलाइट के 2 केस बन गए, नंबर 1 स्ट्रॉन्ग, नंबर दूसरा वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
को फाइंड करने का तरीका आया डिबे हकेल ऑनसेगर इक्वेशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रही थी तो एक इक्वेशन बन जाती है, और वो इक्वेशन ये है जो आप देख रहे हो, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन है, ये फाइनाइट डाइल्यूशन है, ये कांस्टेंट है और ये कंसंट्रेशन है। और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करने के लिए आएगा कोलोरोसिस लॉ, जो अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।